यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। दोस्तों, आज का जो कोट है डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से है, जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो नोट जरूर करिए। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं, और इस चिंतन मनन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ। यह सूत्र नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास। ज़ोरोआस्ट्र 2000 साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी। कन्फ्यूशियस ने चीन में 2400 पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। ताओवाद के संस्थापक लाओसे ने होन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया। बुद्ध ने ईसा के 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे, 500 नहीं 2500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे इसका पाठ पढ़ा है। 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की। ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था, जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। So the most important news is source The Hindu न्यूज़पेपर, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर। 2030 तक लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, और नो डाउट इस परिवर्तन से देश आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, हम लोग एक नई ऊंचाई पर जाएंगे। लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार ने अंततः नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। दरअसल शिक्षा नीति में बदलाव हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस मसले पर कई राजनीतिक विवाद भी हो चुके हैं। विपक्ष ने शिक्षा का भगवाकरण का भी आरोप लगाया था। इन चुनौतियों के बीच मोदी सरकार ने पारंपरिक भारतीय शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। शिक्षा नीति में बदलाव संघ का भी शुरू से एजेंडा रहा है, और इनका आरोप रहा है कि स्वतंत्रता के बाद से ही स्टूडेंट को सही मूल्यों पर शिक्षा नहीं दी गई। शिक्षा नीति में सिलेबस बदलाव से लेकर कई मुद्दों तक चुप्पी भी बरती गई। सरकार ने कहा कि नीति को लागू करने की दिशा में जो भी व्यवहारिक परेशानी आएगी उसे दूर किया जाएगा। नई नीति में प्राचीन भारतीय ज्ञान को महत्व देने का दावा किया गया है। नीति को केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर चरणबद्ध लागू किया जाएगा। 2030 तक नीति को पूरी तरह लागू कर देने का लक्ष्य है। नीति में कहा गया है कि बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी 6% की जाएगी। शिक्षा में बदलाव का प्रस्ताव और नीति लागू करने के लिए जिम्मेदारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जगह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। नई नीति में यह भी कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन का लाभ स्कूलों को देना ही होगा। प्राइवेट स्कूलों के लिए नया कानून फ्रेम बनाने की बात भी कही गई है। साल में 2 बार 10वीं बोर्ड परीक्षा, कक्षा 3, 5, 8 और 12वीं बोर्ड परीक्षा तर्ज जांच होगी। कक्षा 3 की परीक्षा में बुनियादी चीज़ें पूछी जाएंगी। 10वीं और 12वीं के बीच बोर्ड परीक्षा की जगह सेमेस्टर सिस्टम लाने की सिफारिश की गई है। वहीं बोर्ड में नंबर फोकस की बजाय नॉलेज फोकस करने की पहल की गई है। इसमें कहा गया आगे देखा जाएगा कि बोर्ड की परीक्षा को साल में 2 बार कराया जा सकता है या नहीं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की दीवार टूटी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बड़ा बदलाव आएगा। इसमें कहा गया कि ग्रेजुएशन स्तर पर साइंस, आर्ट, कॉमर्स की दीवार टूट जाएगी। ग्रेजुएशन में स्टूडेंट साइंस और आर्ट्स दोनों विषय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। मसलन कोई स्टूडेंट मेजर विषय इतिहास लेकर ग्रेजुएशन कर सकता है, तो साथ में फिजिक्स भी माइनर विषय रख सकेगा। 4 साल की पढ़ाई में कई मौक़ों पर छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड अलग तरीके से बनेगा। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नए अंदाज में बनेगा। यह बहुत कुछ कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारियों के अप्रेजल सिस्टम जैसा होगा। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके बाद उसके सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद उसके शिक्षक पेरेंट्स से मिलकर अंतिम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 12वीं कक्षा के बाद उसके आगे के करियर के बारे में सलाह दी जाएगी। नई रेगुलेटरी बॉडी का गठन। अब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होगा, जो उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम मसले हल करेंगे। इसके बाद यूजीसी या दूसरी शिक्षित संस्थाओं को इसमें ही समाहित किया जाएगा। इसके अंदर नया जनरल एजुकेशनल काउंसिल भी बनेगा। संस्थानों को मान्यता और मानक यही बॉडी देगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओलंपियाड जैसे परीक्षा पर फोकस। स्कूल स्तर पर ओलंपियाड जैसी परीक्षा को प्रमोट किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इसे पूरे देश में प्रचलित और इसमें मिले अंक को
एडमिशन सहित तमाम जगहों पर तरजीह देने की बात कही गई है। अलग अलग कक्षाओं के स्तर पर किसी खास विषय में ओलंपियाड परीक्षा देश स्तर पर होती है। इसके लिए ऐसी परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी करने के देश के सभी स्कूलों के नेटवर्क से जोड़ने की सिफारिश की गई है। 3 दशक बाद भारत को मिली नई शिक्षा नीति। 3 दशक बाद भारत को मिली नई शिक्षा नीति। देश को 34 सालों के बाद इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षा नीति मिल गई। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। तो ये डाटा है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल है। आम लोगों छोटी कंपनियां को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकरों के साथ बैठक में फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने का पर जोर। अब पूरा जोर आम आदमी और छोटी कंपनियों को सस्ता या जल्द लोन दिए जाने पर रहेगा। इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से कदम भी उठाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए ताकि लोगों व छोटी कंपनियों के हाथों में पैसा आए, खरीदारी व कामकाज बढ़े, मार्केट में मनी फ्लो की रफ्तार तेज हो, जिससे इकॉनमी की ग्रोथ बढ़े, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंकों व NBFC के प्रमुखों की बैठक में कहा कि इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए इस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना होगा। आम आदमी व छोटी कंपनियों को सस्ता लोन और जल्दी लोन मुहैया कराए जाने की ज़रूरत है, ताकि कोविड के असर वे खुद को जल्द बाहर निकाल सकें। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सभी MSME सेक्टर की जिन कंपनियों को वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, उसे जल्द लोन मुहैया कराया जाए। राहत पैकेज को ज़मीन पर उतारना जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इकॉनमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए जरूरी राहत पैकेज के तहत व अन्य जो भी उपाय किए जा रहे हैं, उनको जल्द या सही तरीके से लागू किया जा सके। इस काम में बैंकों के साथ NBC की भूमिका भी काफ़ी अहम है। छोटी कंपनियों को बैंक के साथ NBFC भी लोन मुहैया कराए। तो यही हमारे प्रधानमंत्री की खास है कि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं और देश को एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं जो आज तक 1947 के बाद किसी व्यक्ति ने इस तरह प्रयास नहीं किया। चीन समर्थक कहलाने वाले नेपाली नेता भी इस मामले में अपने प्रधानमंत्री के साथ नहीं दिखना चाहते। भारत चीन खींचतान में ओली का नेपाल। भारत चीन खींचतान में ओली का नेपाल। भारत से नेपाल के रिश्ते अभी अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे। रोटी बेटी का संबंध वाले प्रिय भारतीय राजनीतिक मुहावरे के बावजूद नेपाल की राजनीति में चीन की कुछ न कुछ भूमिका बहुत पहले से रहती आई है। लेकिन ये पहला मौका है जब नेपाल सरकार को एक सीमित अवधि में एकाधिक बार चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ स्टैंड लेते देखा जा रहा है। क्या यह महज तात्कालिक मामला है? कोई राजनेता अपना नफा नुकसान ताड़कर खामखा ऐसी बातों को हवा दे रहा है, या फिर नेपाल के समूचे राजनीतिक माहौल में ही कोई अस्थायी बदलाव आ चुका है, जिसे हम कूटनीति की अपनी पारंपरिक समझ के चलते देख नहीं पा रहे हैं? कुराफाती रवैया। ऊपरी तौर पर एक नेता का कुराफाती रवैया ही इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार लगता है। नेपाली प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जब 2016 में कुछ महीनों के लिए पद संभाल रहे थे, तब उन्होंने चीन के साथ ट्रांजिट ट्रेड ट्रीटी की थी। अभी अपने देश का विवादित नक्शा पास करा लिया है, जिसमें भारत चीन सीमा के करीब रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कुछ जगहों को नेपाल में दिखाया गया। वैसे तो इस नक्शे पर नेपाल में आम सहमति बनी हुई है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को तो छोड़िए, ओली की अपनी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में भी शीर्ष स्तर पर यह राय जाहिर हो रही है कि भारत के प्रति नेपाली प्रधानमंत्री का रूखापन राजनीतिक रूप से गलत और कूटनीतिक दृष्टि से अनुचित है। यह राय एनसीपी के को चेयरमैन पुष्प कुमार प्रचंड की, जो पिछले कुछ सालों में राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने के बावजूद नेपाल के सबसे कद्दावर कम्युनिस्ट नेता है। गृहयुद्ध जीतकर संसदीय राजनीति में सफल होने वाले लोग दुनिया में कुछ गिने चुने ही हैं, जिनमें एक नाम प्रचंड है।
उनकी समस्या है कि उस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले उनके दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के दो धड़े मोहन वैद्य किरण और पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई के पीछे चलते ही उनसे दूर जा चुके हैं। नेपाल के गणतंत्र की स्थापना के साथ ही प्रचंड के साथ जुड़ती गई गैर रेडिकल छवि उनके खिलाफ गई तो सो अलग। ब्यौरे में जाने के पहले हम उनकी बात को समझाने की कोशिश करें। नेपाल का नया नक्शा वहाँ के लिए राष्ट्रवादी मुद्दा है। लिहाजा इस मुद्दे पर केपी शर्मा ओली का विरोध करके प्रचंड अपनी राजनीतिक कब्र नहीं खोदना चाहेंगे। नेपाली राजनीति में उतना भारत विरोध हमेशा चलता रहा है जितना छोटे भाई का बड़े भाई के खिलाफ यूं ही होता है। लेकिन अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नंगनाच और इसके प्रमुख 6 महीने बाद भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर भारत नेपाल सीमा पर आयोजित 135 दिन लंबे चक्का जाम ने नेपाल में भारत की स्थिति को बहुत कमजोर बना दिया है। और भारत की घोषित नज़दीकी वाली नेपाली कांग्रेस भी पिछले 4 वर्षों से खुलकर कोई भारतीय पक्षी बयान जारी करने में हिचकिचाती है। तो प्रचंड अगर ओली के भारत विरोधी रुख को राजनीतिक रूप से गलत और कूटनीतिक दृष्टि से अनुचित बताते हैं तो इसके पीछे उनका उद्देश्य भारत समर्थक दिखना नहीं है। ईरान ने अभ्यास के दौरान दागे मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अल दाफा पर कुछ समय से रुके थे। भारत आ रहे थे 5 रफाल लड़ाकू विमान। मिसाइल दागे जाने के मद्देनजर संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी स्थित अल दाफा एयरबेस और कतर में अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान अल उदैद एयरबेस को सतर्क कर दिया गया। अल दाफा हवाई अड्डे पर फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमान कुछ समय के लिए रुके थे। देर रात अमेरिकी विमान वाहक पोत का फोटोशॉप से तैयार ग्राफिक जारी किया। पोत को ताबूत के आकार में दिखाया गया और इस पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी का संदेश लिखा था, जिसमें उन्होंने जनवरी में ईरानी जनरल की हत्या का बदला लेने का संकल्प जताया है। ईरान के अर्धसैन्य बल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हार्मुज जलसंधि के पास सैन्य अभ्यास के दौरान मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र दागे। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने बुधवार को यह खबर दी। 2019 ऑस्ट्रेलिया नागरिकता हासिल करने में भारतीय सबसे आगे। साल 2019-20 के दौरान 38,000 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की। यह संख्या पिछले साल भारतीयों की मिली ऑस्ट्रेलिया नागरिकता के 60% से अधिक और ऑस्ट्रेलिया में किसी अन्य देश के लोगों को मिली नागरिकता का सर्वाधिक संख्या। 2019-2020 में जिन 2 लाख से अधिक लोगों की ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली उनमें से 38,209 भारतीय हैं। इसके अलावा 25,011 ब्रिटिश, 14,764 चीनी, 8,821 पाकिस्तानी लोगों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया के अबरिजन नागरिकता प्रवासी सेवा बहुसांस्कृतिक मामलों के कार्यवाहक मंत्री एलन टुडगे ने कहा कि देश के एक सामाजिक रूप से संयुक्त बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में उभरने में नागरिकता की अहम भूमिका है। टुडगे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नागरिक होने का अर्थ यहाँ रहने और काम करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ हमारे राष्ट्र, लोगों और मूल्यों के प्रति संकल्पित होना। जब कोई नागरिक बनता है तब वो ऑस्ट्रेलिया के अधिकारों, स्वतंत्रता, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेता है। हमारे सफल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में समाहित होने की हमारी अपनी इच्छा जताता है। टुडगे ने वक्तव्य में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होना बड़े सौभाग्य की बात है, जिससे अधिकार और कर्तव्य दोनों का भान होता है। हम उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। कोरोना महामारी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑनलाइन समारोह आयोजित किए थे, जिनमें 60,000 से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई।